So we'll start with Joule's law now. Okay, इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं. तो जूल्स लॉ क्या कहता है, या इसका एक डेरिवेशन भी कई बार पूछ लेता है कि डिराइव जूल्स लॉ. ओके, सो इसको कैसे डिराइव करेंगे वो देख लेते हैं. ये जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेशंस है. जैसे हमने पहले क्या डिराइव किया था, हमने डिराइव किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला. तो पहले आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर लो, और वो फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. तो उसको बना लो. तो यहाँ पर पहले स्टेप में वही चीज़ है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. और यहाँ से लिख दो Q जो होता है, जो चार्ज है वो होता है I इंटू टी, दैट इज करंट इंटू टाइम, और उसे कह लो इक्वेशन 1. सेकेंड जो है, आप पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ जाओ, और जो पोटेंशियल डिफरेंस का हमने छोटा सा फॉर्मूला डिराइव किया था वो फॉर्मूला को लिख लो. उसके हिसाब से V क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज. तो यहाँ से W क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. यस, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. अब ये दो चीज़ हमने डिराइव कर लिया. थर्ड जो है, हम ओम्स लॉ की बात करेंगे. ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू अयर. करेक्ट है, तो उसको लिख लो V इज इक्वल टू अयर. अब इन इक्वेशंस को, जैसे इसको 1 कह दिया हमने, इसको 2 कह दिया हमने, और इसको हमने इक्वेशन 3 कह दिया. अब आपको क्या करना है, अब आपको इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन 3 जो है, इन दोनों के वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करना है. तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. तो सबसे पहले इक्वेशन 2 को लिख लो. इक्वेशन 2 क्या था, W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू. तो W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू को हमने सब्सटीट्यूट कर लिया. उसके बाद V क्या था, तो ओम्स लॉ के हिसाब से, दैट इज गो एंड सर्च इन द इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 में V का जो वैल्यू है, V का वो है अयर, और Q का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 से ले लो. इक्वेशन 1 क्या है, Q का वैल्यू IT. तो यहाँ पर आ गया V का अयर और Q का IT. अब ये सब मल्टीप्लाई होगा तो I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, फिर R और फिर T. तो यहाँ से आ गया वर्क डन इज नथिंग बट I स्क्वायर RT. अब समझने की क्या बात है बच्चों, कि मेजर जब कोई करंट किसी मेटालिक कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर और कुछ एनर्जीज़ नहीं होंगी. बहुत सारी एनर्जीज़ होंगी, बहुत सारे चीज़ें और भी इन्वॉल्व होंगी, लेकिन जो मेजर कन्वर्जन है यहाँ पर एनर्जी का, वो होगा हीट में. किस में होगा, यानी मेटालिक कंडक्टर में हीट जनरेट होगा. तो ये जो चार्जेस को भेजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं, जो इनमें वर्क हो रहा है, ये वर्क किसी और चीज़ में नहीं कन्वर्ट होता है. ये किस में कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होता है. जैसे हमारे घरों में आयरन होता है कपड़े को प्रेस करने के लिए, करेक्ट. उसमें भी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. फिर हम गीज़र्स यूज़ करते हैं. उससे पहले का जो इंस्ट्रूमेंट था या डिवाइस था, वाटर हीटर था, बराबर. इसमें सारे जो एनर्जीज थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जीज किस में कन्वर्ट हो रही थी, हीट में कन्वर्ट हो रही थी. इज दैट क्लियर. तो ऑल दी एनर्जीज गेट कन्वर्टेड, और मोस्ट ऑफ द एनर्जीज गेट कन्वर्टेड इनटू हीट. तो जितना भी वर्क डन है वो सब किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है. तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो वर्क डन है, बराबर, दिस वर्क डन W कैन बी रिप्लेस्ड बाय हीट. करेक्ट है. और वर्क डन का और हीट का दोनों का यूनिट भी सेम होता है, तो उसमें कोई ज़्यादा फिक्र करने वाली बात नहीं है. ये जो वर्क डन हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रहा है. तो ये वर्क डन हटा के हम क्या लिख देंगे, हीट लिख देंगे. तो यहाँ से जो W आया था I स्क्वायर RT, यहाँ से आप कह सकते हो कि जो हीट है वही है I स्क्वायर RT. अब यहाँ से हम जूल्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं. तो जूल्स लॉ क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ हीट H जनरेटेड इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, या फिर सिर्फ आप बोल सकते हो इन अ मेटालिक कंडक्टर, और ऑफ रेजिस्टेंस R ऐड कर दिया तो और भी अच्छा होगा. ठीक है. तो अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, सेकेंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एंड थर्ड टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज. तो दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने करंट को बढ़ाया तो भी आपका हीट बढ़ेगा, करंट को सेम रखा, अगर आपने रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को इंक्रीज कर दिया तो भी आपका हीट बढ़ जाएगा. करंट को रेजिस्टेंस दोनों को सेम रखा, अगर आपने टाइम को बढ़ाया, ज़्यादा टाइम के लिए हीटिंग किया तो भी आपका हीट बढ़ जाएगा. बराबर है. तो इस तरह से जो हीट है इन 3 बातों पर डिपेंड करता है. एक कि आपका कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, अगर वो ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा होगा. कितने टाइम के लिए हीटिंग हो रहा है, ज़्यादा टाइम के लिए हो रहा है तो ज़्यादा हीट करेगा, और
करंट कितना है। अगर ज़्यादा करंट जा रहा है तो ज़्यादा हीटिंग होने वाला है। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं आगे का। सो नाउ हमने जूल्स लॉ से एक इक्वेशन फ्रेम किया, इसका नाम है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। बराबर गाइज? अच्छा, यही सिर्फ जूल्स लॉ नहीं है, जूल्स लॉ मॉडिफाई हो सकता है। अगर जूल्स के लॉ में हमने ओम्स लॉ को इस्तेमाल किया तो जूल्स लॉ मॉडिफाई हो सकता है। तो अगर कहीं पर क्वेश्चन में ये वाला थ्योरम या फिर सॉरी ये वाला फॉर्मूला ना दे और ये वाला फॉर्मूला दे दे या ये वाला फॉर्मूला दे दे, बराबर, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी जूल्स लॉ का ही फॉर्मूला है और ये भी जूल्स लॉ का ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तीनों एक ही है, सिर्फ ओम्स लॉ को यूज़ करके हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मालूम है ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू ईयर, अगर यहाँ से आपने I को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो I हो जाएगा V अपॉन R। आपका लॉ क्या है? जूल्स लॉ था H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर जो I है उसकी जगह क्या लिख दिया आपने? V अपॉन, तो I स्क्वायर है तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये वाले R की जगह R और ये वाले T की जगह T। यहाँ से ये R और एक R कैंसिल हो जाएगा तो यह क्या बचेगा? V स्क्वायर T अपॉन R। तो ये भी जूल्स लॉ है। ठीक है, सिमिलरली दिस वन, योर H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, फ्रॉम योर H इज H इक्वल टू का वही आ गया, आई स्क्वायर एज इट इज आ गया, और जो R है, R क्या ले लिया आपने? V अपॉन आई। तो अगर आपने R को चूजा V अपॉन आई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह R की जगह V अपॉन आई आ जाएगा और ये T की जगह T आ जाएगा। यहाँ से एक आई और आई स्क्वायर कैंसिल हुआ तो क्या बचा? पहले V लिखा मैंने, फिर I लिखा और T लिखा, तो VIT। तो H इक्वल्स टू VIT। इज दैट क्लियर? ये जो इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड वोल्टेज है, और ये जो इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस है, और ये जो इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये जूल्स लॉ के 3 फॉर्मूलाज हैं। आगे कुछ समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख के दे दिया है, अगर आपको पहले के वीडियोस नहीं देखा है आपने तो आपको मालूम पड़े भाई, यहाँ पर फॉर्मूला में जो भी टर्म यूज़ हुआ है कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। सो योर आई हैव रिटन योर, कुछ नोट डाउन करना है कि हीटिंग एलिमेंट, बराबर, जो हम लोग हीटिंग इफेक्ट में जो सब्सटेंस को इस्तेमाल करते हैं वो प्योर मेटल नहीं होता है, वो एलॉयज़ होते हैं, यानी मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? या फिर मेटल्स या नॉन मेटल्स, इन सबका मिलजुल के जो एक एलॉय बनता है वो होता है। उसका कारण ये है कि जो प्योर मेटल्स है उनका रेजिस्टिविटी कंपैरेटिवली, अगर आप कंपेयर करोगे एलॉय से, जो हमने देखा है पिछले लेक्चर्स में, एलॉय का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, मेटल्स का रेजिस्टिविटी कम होता है, तो उनमें माइनर एक छोटा सा फ़र्क है। तो इसके लिए जो एलॉय है वो एक अच्छा हीटिंग एलिमेंट, एक अच्छा हीटिंग एलिमेंट, मतलब हीटिंग डिवाइसेस में एक अच्छे एलिमेंट की तरह वो यूज़ हो सकता है। प्योर मेटल से बेटर है, जो एलॉय है वो बेटर होगा। क्यों? उसके 2 कारण हैं, एक अच्छी उसकी रेजिस्टिविटी और दूसरा वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। यानी अगर जैसे मेटल को जलते हैं तो जलने के बाद वो राख बन जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ये ज़्यादा हीटिंग पे भी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इज दैट क्लियर? जैसे हमारा बल्ब पहले होता था तो बल्ब में भी हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते थे हम लोग, टंगस्टन मेटल यूज़ करते थे, जिसकी हीटिंग अगेन मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। तो उसी तरह से वो भी एक एलॉय है, ये भी एक एलॉय है। इज दैट क्लियर? ओके, तो एलॉय का जो रेजिस्टिविटी वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हीटिंग डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल होता है।